जिसने इस मॉडर्न वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, उसी व्यवस्था के मूल सिद्धांतों पर सवाल उठाए। यहीं से शुरू होती है ये कहानी। पॉलिसी की नहीं, पर्सनैलिटी की, डिसीजन की नहीं, डायरेक्शन की। 1947 में यूएस ने मार्शल प्लान अनाउंस किया, लगभग $13 बिलियन की इकोनॉमिक असिस्टेंस। 1947 टू 1952 के बीच वेस्टर्न यूरोप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लगभग 35% बढ़ गई। अमेरिका फर्स्ट यह सिर्फ स्लोगन नहीं था, ये उस फ्रस्ट्रेशन की पॉलिटिकल एक्सप्रेशन थी जो सिस्टम के भीतर धीरे धीरे बिल्ट हो रही थी। क्या होगा जब एक बिजनेसमैन वर्ल्ड पॉलिटिक्स को भी बिजनेस डील की तरह देखने लगे? डोनाल्ड ट्रंप के लिए दुनिया रूल्स और मल्टीलैटरल कंसेंसस से ज्यादा हाई स्टेक नेगोशिएशन का अरेना थी। 2000 के दशक में ट्रंप सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं रहा, एक ग्लोबल कमर्शियल ब्रांड बन चुके थे। यही से डिबेट शुरू होती है, ट्रंप को कैसे समझा जाए? ऐसा लीडर जिसने सिस्टम को डिसरप्ट किया, या ऐसा कैटलिस्ट जिसने ऑनगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेलरेट करा? दशकों तक दुनिया एक तय ढांचे के भीतर चलती रही, एक ऐसा सिस्टम जिसमें नियम पहले से तय थे, अलायंसेस स्थिर थे, डिप्लोमेसी अनुमानित थी और ग्लोबल कोऑपरेशन की स्थिरता की गारंटी माना जाता था। दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति यूनाइटेड स्टेट्स इस वर्ल्ड ऑर्डर की सबसे बड़ी संरक्षक थी। युद्ध के बाद, संकटों के बाद इसी सिस्टम ने देशों को एक साझा फ्रेमवर्क दिया, जहां टकराव के बजाय बातचीत होती थी, प्रतिस्पर्धा के बावजूद संतुलन बना रहता था। धीरे धीरे यह विश्वास बन गया कि यह व्यवस्था स्थायी है, कि ग्लोबल लीडरशिप प्रेडिक्टेबल रहेगी, कि इस्टेब्लिश रूल्स को चुनौती नहीं दी जाएगी। लेकिन इतिहास में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब सिस्टम के भीतर से ही सिस्टम को चुनौती मिलती है। एक ऐसा नेता उभरता है जो कहता है रूल्स अनफेयर है, एग्रीमेंट अनइक्वल है, अलायंसेस कॉस्टली है और ग्लोबल कमिटमेंट्स नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर नहीं हो सकते। यह सिर्फ पॉलिसी चेंज नहीं था, यह सोच में बदलाव था। पहली बार उस देश के नेता ने, जिसने इस मॉडर्न वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, उसी व्यवस्था के मूल सिद्धांतों पर सवाल उठाए। क्या कॉपरेशन हमेशा लाभदायक है? क्या अलायंसेस हमेशा आवश्यक है? क्या ग्लोबल लीडरशिप एक जिम्मेदारी है या एक बोझ? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या होगा जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेशन उसी सिस्टम पर भरोसा कम करने लगे, जिसे बनाने में उसने दशकों लगाए थे? यही से शुरू होती है एक कहानी, पॉलिसी की नहीं, पर्सनैलिटी की, डिसीजन की नहीं, डायरेक्शन की। एक ऐसे लीडर की जिसने केवल सिस्टम को चैलेंज नहीं किया, बल्कि पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर किया, क्या एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर वास्तव में स्थायी है, या यह सिर्फ एक फेज था जो अब बदल रहा है? ये कहानी है डिसरप्शन की, ये कहानी है पावर की, यह कहानी है डोनाल्ड ट्रंप एज ए डिसरप्टर ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। लेकिन किसी भी वर्ल्ड ऑर्डर को समझने के लिए हमें उसके ओरिजिन तक जाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी व्यवस्था अचानक ग्लोबल नहीं बनती। वह इतिहास के प्रेशर, फियर और पावर डायनामिक्स से बनती है। जिस वर्ल्ड ऑर्डर को दशकों तक स्टेबल माना गया, वो भी एक क्राइसिस से पैदा हुआ था। एक ऐसा क्राइसिस जिसने दुनिया को मजबूर किया कि वो अपने रूल्स खुद लिखे। तो सवाल है, कैसा था वो मोमेंट जब देशों ने डिसाइड किया कि ग्लोबल पॉलिटिक्स को स्ट्रक्चर देना जरूरी है? क्यों यूनाइटेड स्टेट्स इस सिस्टम का सेंटर बना? और कैसे 1945 के बाद बनाई गई ये व्यवस्था धीरे धीरे पूरी दुनिया के रिलेशंस को शेप करने लगी? कहानी शुरू होती है 1945 से। 1945 दुनिया ने सिर्फ एक युद्ध नहीं देखा था, दुनिया ने अपने ही बनाए सिस्टम का कोलैप्स देखा था। 2 वर्ल्ड वॉर, लगभग 7 से 8 करोड़ मौतें, पूरे महाद्वीप तबाह, इकोनॉमीज खत्म, सोसाइटीज टूट चुकी थी। तभी एक विचार पैदा हुआ, अगर दुनिया को सरवाइव करना है तो ग्लोबल पॉलिटिक्स को रूल्स चाहिए। लेकिन सवाल था, रूल्स कौन बनाएगा और कौन फॉलो करेगा? यही से जन्म हुआ मॉडर्न वर्ल्ड ऑर्डर का। जुलाई 1944 ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। 44 देशों ने मिलकर तय किया कि ग्लोबल इकोनॉमी अब अनकंट्रोल नहीं चलेगी। डॉलर को गोल्ड से लिंक किया गया। 1 औंस गोल्ड इज इक्वल टू $35। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक बनाए गए।
ताकि इकोनॉमिक क्राइसिस किसी देश को कोलैप्स न कर दे। फिर 1945 याल्टा कॉन्फ्रेंस, पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस और 26 जून 1945 सैन फ्रांसिस्को में यूनाइटेड नेशन चार्टर साइन हुआ। 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली बना। आइडिया सिंपल था, नेवर अगेन अनदर वर्ल्ड वॉर। लेकिन इस नई व्यवस्था का सेंटर क्लियरली एक कंट्री थी, यूनाइटेड स्टेट्स। 1945 में दुनिया की लगभग 50% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अकेले अमेरिका कर रहा था। पावर बैलेंस बदल चुका था। वॉर के बाद यूरोप कमजोर था, जापान टूट चुका था। 1947 में यूएस ने मार्शल प्लान अनाउंस किया, लगभग $13 बिलियन की इकोनॉमिक असिस्टेंस, आज के वैल्यू में लगभग $150 बिलियन। 1947 टू 1952 के बीच वेस्टर्न यूरोप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लगभग 35% बढ़ गई। जापान भी तेजी से रिकवर हुआ। 1950 टू 1973 के बीच जापान एवरेज 9.6% एनुअल ग्रोथ अचीव करता है। अमेरिका सिर्फ रिबिल्ड नहीं कर रहा था, वह सिस्टम डिजाइन कर रहा था। 1950 तक यूएस ग्लोबल जीडीपी का लगभग 27% शेयर कंट्रोल करता था। कोल्ड वॉर के दौरान ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग का लगभग 35 टू 45% हिस्सा यूएस के पास था। धीरे धीरे डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन गया। 2022 तक लगभग 58% ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डॉलर में थे। इंटरनेशनल ट्रेड इनवॉइसिंग का लगभग 85% डॉलर लिंक था। 1974 यूएस सऊदी एग्रीमेंट के बाद ऑयल ट्रेड भी डॉलर में प्राइस होने लगे। पेट्रो डॉलर सिस्टम ने डॉलर डोमिनेंस और मजबूत कर दी। ग्लोबल ट्रेड तेजी से बढ़ा। 1950 $62 बिलियन, 1990 $3.5 ट्रिलियन, 2019 $28 ट्रिलियन। वर्ल्ड ट्रेड शेयर ग्लोबल जीडीपी का 1950 16% था और 2019 में 60% हो गया। अब दुनिया इंटरकनेक्टेड हो चुकी थी। एक प्रोडक्ट का डिज़ाइन यूएस में, कंपोनेंट एशिया में, असेंबली चाइना में। ग्लोबल इकोनॉमी एक नेटवर्क बन चुकी थी, लेकिन नेटवर्क जितना कनेक्टेड होता है उतना वल्नरेबल भी हो सकता है। इस सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए रूल्स बनाए गए। 1947 गैट एग्रीमेंट, टैरिफ्स धीरे धीरे रिड्यूस किए गए। 1947 एवरेज टैरिफ लगभग 40% थे और 1994 तक लगभग 3.8% बन गए। 1995 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना। आज 164 कंट्रीज इसका हिस्सा है। 1995 टू 2023 के बीच 600 से अधिक ट्रेड डिस्प्यूट पीसफुल रिजॉल्व हुए। आइडिया था, प्रेडिक्टेबल रूल्स कॉन्फ्लिक्ट को वॉर बनने से पहले रोक सकते हैं। लेकिन रूल्स हमेशा न्यूट्रल दिखते हैं, पर क्या वे हमेशा न्यूट्रल होते हैं? सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी एक नया कंसेप्ट आया। 4 अप्रैल 1949 नाटो फॉर्म। प्रिंसिपल सिंपल था, अटैक ऑन वन इज इक्वल टू अटैक ऑन ऑल। कलेक्टिव डिफेंस ने डिटरेंस क्रिएट किया। कोल्ड वॉर के दौरान यूएस और यूएसएसआर डायरेक्ट वॉर से बचे रहे, लेकिन प्रॉक्सी वॉर्स हुए। कोरिया 1950, वियतनाम 1955 टू 1975, अफगानिस्तान 1979 टू 1989। फियर इटसेल्फ बिकम स्ट्रैटेजी। 2001 9/11 अटैक के बाद नाटो आर्टिकल 5 पहली बार इन्वोक हुआ। 2016 तक नाटो डिफेंस स्पेंडिंग का लगभग 70% हिस्सा यूएस कंट्रीब्यूट करता था। ग्लोबल गवर्नेंस के लिए इंस्टीट्यूशन भी बनाए गए। 24 अक्टूबर 1945 यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश हुआ। आज 193 कंट्रीज इसका हिस्सा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर वेटो पावर रखते हैं। 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एडॉप्टेड हुए। पीस कीपिंग मिशन 70 से अधिक कॉन्फ्लिक्ट में डिप्लॉय हुए। 1968 न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ने न्यूक्लियर वेपन स्प्रेड लिमिट करने की कोशिश की। 191 कंट्रीज ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी अडॉप्ट की। 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन डैमेजिंग सब्सटेंस प्रोडक्शन लगभग 98% रिड्यूस हुआ। यह दिखाता है कि कोऑपरेशन पॉसिबल है, लेकिन कोऑपरेशन तभी आसान होता है जब इंटरेस्ट अलाइन हो।
1945 टू 2019 के बीच ग्लोबल जीडीपी पर कैपिटा लगभग 3 गुना बढ़ गई। एक्सट्रीम पॉवर्टी 1981 42% थी और 2019 में 9% रह गई। चाइना अलोन 1981 टू 2015 के बीच लगभग 800 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालता है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। 2021 तक टॉप 1% ग्लोबल वेल्थ शेयर लगभग 38% था। यूएस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2000 टू 2010 के बीच लगभग 5 मिलियन जॉब डिक्लाइन हुई। कुछ देशों को ग्लोबलाइजेशन अपॉर्चुनिटी लगा, कुछ को थ्रेट। 2003 इराक वॉर ने रूल बेस्ड ऑर्डर की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए। क्या रूल्स सभी पर लागू होते हैं या पावरफुल कंट्रीज एक्सेप्शन क्रिएट कर सकती हैं? धीरे धीरे सिस्टम में क्रैक्स दिखाई देने लगे। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, एस्टिमेटेड लॉस 10 टू 13 ट्रिलियन डॉलर्स, ग्लोबल ट्रस्ट शेक हुआ। 2001 में WTO ज्वाइन करने के बाद चाइना तेजी से राइज कर रहा था। 2010 तक चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। चाइना शेयर ग्लोबल जीडीपी में 1990 1.8% था, 2022 18% हो गया। 2014 रशिया ने क्रीमिया अनेक्स किया। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर ओपनली चैलेंज हुआ। वर्ल्ड अब यूनिपोलर नहीं रहा, मल्टीपल पावर सेंटर्स इमर्ज होने लगे। सिस्टम स्टेबल दिख रहा था, लेकिन प्रेशर बढ़ रहा था। और फिर डिससैटिस्फैक्शन सिर्फ जियोपॉलिटिक्स में नहीं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी दिखने लगा। कई सोसाइटीज़ में यह परसेप्शन मजबूत होने लगा कि ग्लोबलाइजेशन बेनिफिट्स अनइवन है, कि रूल्स कुछ के लिए अपॉर्चुनिटी बने और कुछ के लिए कंस्ट्रेंट। इसी चेंजिंग मूड के बीच एक पॉलिटिकल मैसेज हेडलाइन बना, ट्रेड डील्स अनफेयर है, अलायंसेस कॉस्टली है, ग्लोबलाइजेशन जॉब्स ले गया, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। यह सिर्फ स्लोगन नहीं था, ये उस फ्रस्ट्रेशन की पॉलिटिकल एक्सप्रेशन थी जो सिस्टम के भीतर धीरे धीरे बिल्ट हो रही थी। और यही से स्टोरी एक सिस्टम से निकलकर एक इंडिविजुअल एक्टर की ओर मुड़ती है। एक ऐसा लीडर जो इंस्टीट्यूशन की बजाय डील्स पर भरोसा करता था, एक ऐसा लीडर जो वर्ल्ड ऑर्डर को रूल्स नहीं नेगोशिएशन की श्रृंखला के रूप में देखता था। और यही से नैरेटिव प्रवेश करता है एक अलग माइंडसेट में, डील मेकर माइंडसेट। क्या होता है जब एक बिजनेसमैन वर्ल्ड पॉलिटिक्स को भी बिजनेस डील की तरह देखने लगे? डोनाल्ड ट्रंप के लिए दुनिया रूल्स और मल्टीलैटरल कंसेंसस से ज़्यादा हाई स्टेक नेगोशिएशन का अरेना थी। उनकी सोच में इंटरनेशनल रिलेशन कोई फिक्स ऑर्डर नहीं, बल्कि लगातार बदलते हुए बार्गेन्स की श्रृंखला थे, जहां लीवरेज, पब्लिसिटी और पर्सनल अथॉरिटी डिसिसिव रोल निभाते हैं। यह माइंडसेट अचानक नहीं आया। इसकी जड़ें कई दशकों पुराने रियल इस्टेट डील मेकिंग, पर्सनल ब्रांडिंग और मीडिया विजिबिलिटी में मिलती है। 1970 के दशक में ट्रंप ने अपने पिता के क्वींस और ब्रुकलिन आधारित रियल इस्टेट ऑपरेशंस को संभाला, लेकिन उनकी एम्बिशन लोकल मार्केट तक सीमित नहीं थी। उनकी नज़र थी मैनहट्टन पर, प्रेस्टीज, पावर और परसेप्शन का सिंबॉलिक सेंटर। 1918 के दशक में उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स विकसित किए जिन्होंने उनकी पब्लिक इमेज को रिडिफाइन किया। ट्रंप टावर, ग्रैंड हयात न्यूयॉर्क रीडेवलपमेंट। ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं थे, ये विजिबिलिटी और स्टेटस के मॉन्यूमेंट्स थे। धीरे धीरे उनका बिजनेस एक्सपांड होता गया। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन होटल्स, रिसॉर्ट्स, गोल्फ कोर्स, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स तक फैल गया। 2000 के दशक तक ट्रंप सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं रहा, एक ग्लोबल कमर्शियल ब्रांड बन चुका था। इस जर्नी के दौरान ट्रंप ने एक पर्टिकुलर वर्ल्ड व्यू डेवलप किया, जिसे उन्होंने 1987 के किताब द आर्ट ऑफ द डील में आर्टिकुलेट किया। इस फिलॉसफी में ऑलमोस्ट हर इंटरैक्शन नेगोशिएशन है, हर काउंटर पार्ट एक कॉम्पिटिटर है और प्रेस्टीज उतना ही वैल्यूएबल है जितना फाइनेंशियल गेन। इस माइंडसेट का सेंट्रल एलिमेंट था लिवरेज। नेगोशिएशन से पहले अपनी बार्गेनिंग पावर को मैक्सिमाइज करना। दूसरा एलिमेंट था अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अपोनेंट को अनश्योर रखना ताकि कंसेशंस निकलवाए जा सके। और तीसरा था रीनेगोशिएशन, अगर डील ऑप्टिमल न लगे तो टर्म्स को रीओपन करना। एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन उनके बिजनेस करियर में
बार बार यह पैटर्न दिखाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स रिस्ट्रक्चर या रीनेगोशिएट किए गए, कभी लिटिगेशन के माध्यम से ताकि इक्विटी वैल्यू प्रिजर्व या इम्प्रूव हो सके। कई मैनहट्टन डेवलपमेंट में वे माइनॉरिटी स्टेक्स रखते थे, लेकिन फेवरेबल वैल्यूएशन एक्सेप्ट कराने के लिए पार्टनर पर प्रेशर डालते थे और बाद में असेट एप्रिसिएशन से प्रॉफिट कमाते थे। धीरे धीरे यह अप्रोच एक ब्रॉडर मेंटल मॉडल में बदल गया। अगर आउटकम फेवरेबल है, डील सक्सेसफुल है। अगर आउटकम अनफेवरेबल है, डील रीओपन की जा सकती है। यहाँ कॉपरेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रिलेटिव एडवांटेज को मिलती है। इसी से एक जीरो सम ओरिएंटेशन उभरता है, जहाँ सक्सेस कंपैरेटिव टर्म्स में डिफाइन होती है। ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी म्यूचुअल गेन तलाशती है, लेकिन कम्पिटिटिव बिजनेस इन्वायरमेंट रिलेटिव पोजीशन पर फोकस करता है। ट्रम्प की पॉलिटिकल लैंग्वेज और पब्लिक कम्युनिकेशन में भी इसी माइंडसेट के ट्रेसेस दिखते हैं। उनकी रेटोरिक अक्सर डायरेक्ट, ब्लंट और इमोशनली चार्ज होती है। वे कन्वेंशनल पॉलिटिकल लैंग्वेज की बजाय प्लेन मेमोरेबल फ्रेजेस प्रीफर करते हैं। उन्होंने मीडिया को सिर्फ इंफॉर्मेशन चैनल नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ किया। 1980 के दशक में टैबलॉइड कवरेज, 1990 के दशक में टेलीविज़न विजिबिलिटी और बाद में सोशल मीडिया प्रेजेंस, हर फेज में विजिबिलिटी इन्फ्लुएंस का मल्टीप्लायर बनी। उनके स्पीचेस और रैलीज में शॉर्ट स्लोगन्स, रिपीटेशंस और क्लियर कॉन्ट्रास्ट फ्रीक्वेंटली दिखते हैं। पीपल वर्सेस इलाइट्स, स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक, विनर वर्सेस लूजर्स। इस प्रकार की फ्रेमिंग ऑडियंस के लिए नैरेटिव को सिंपल बनाती है और पॉलिटिकल आइडेंटिटी को इमोशनली रीइंफोर्स करती है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से अलग भी कुछ कंसिस्टेंट बिहेवियर ट्रेट्स दिखाई देते हैं। हर इंटरैक्शन को नेगोशिएशन की तरह देखना, लिवरेज को प्राइमरी टूल मानना, अनसर्टेनिटी को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज समझना, मीडिया अटेंशन को इन्फ्लुएंस एम्पलीफायर बनाना, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को फ्लेक्सिबल मानना। इन एलिमेंट का कॉम्बिनेशन एक ऐसी लीडरशिप स्टाइल को जन्म देता है जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेटिक ग्रेजुअलिज्म से अलग और अधिक ट्रांजैक्शनल दिखाई देती है। यही से एक बड़ा इम्प्लीकेशन सामने आता है। अगर डिसीजन मेकिंग की कोर यूनिट डील बन जाए तो इंटरनेशनल सिस्टम भी फिक्स रूल का फ्रेमवर्क नहीं रहता, बल्कि लगातार रिवैल्यूएशन होने वाले एग्रीमेंट का नेटवर्क बन जाता है। और इसी लॉजिक से ट्रम्प ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखते हैं परमानेंट अलाइनमेंट की बजाय एडजस्टेबल टर्म्स, ओपन एंडेड कमिटमेंट्स की बजाय मेजरेबल रिटर्न्स, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बजाय नेगोशिएटेड एडवांटेज। यही से नेचुरली इमर्ज होता है ट्रम्प का कोर आइडिया अमेरिका फर्स्ट। दशकों तक यूनाइटेड स्टेट्स ग्लोबल सिस्टम को सस्टेन करने में सेंट्रल रोल निभाता रहा, लेकिन ट्रम्प के पर्सपेक्टिव में कोई भी रोल तभी जस्टिफाइड है जब वह नेशनल इंटरेस्ट को स्ट्रेंथन करे। उनके अनुसार अलायंसेस, ट्रेड एग्रीमेंट और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ऑटोमेटिक ऑब्लिगेशन नहीं है, बल्कि ऐसे अरेंजमेंट है जिन्हें टाइम टू टाइम रिव्यू किया जा सकता है और ज़रूरत पड़े तो रीनेगोशिएट भी। यानी इंटरनेशनल सिस्टम उनके लिए फिक्स स्ट्रक्चर नहीं बल्कि इवॉल्विंग कॉन्ट्रैक्ट का नेटवर्क था। अगर किसी रूल से रिलेटिव डिसएडवांटेज हो रहा है तो रूल को चैलेंज किया जा सकता है। यही से अमेरिका फर्स्ट सिर्फ आइडिया नहीं रहता बल्कि डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क बन जाता है। एक ऐसा फ्रेमवर्क जहां लीडरशिप का मतलब सिस्टम को मेंटेन करना नहीं बल्कि सिस्टम को अपने नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार रिशेप करना। लेकिन जब दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री रूल्स को रीइंटरप्रेट करना शुरू करे तो इम्पैक्ट सिर्फ पॉलिसीज तक सीमित नहीं रहता, पूरे ग्लोबल ऑर्डर की प्रेडिक्टेबिलिटी बदलने लगती है। और यही से कहानी अगले फेज में प्रवेश करती है जहां ट्रम्प सिर्फ डील नहीं करते बल्कि उन इंस्टीट्यूशन को भी रीनेगोशिएट करना शुरू करते हैं जिन पर डिकेड से ग्लोबल स्टेबिलिटी टिकी। दशकों तक दुनिया एक अजम्पशन पर चलती रही कि ग्लोबल स्टेबिलिटी रूल से आती है, इंस्टीट्यूशन से आती है, एग्रीमेंट से आती है। WTO ट्रेड डिस्प्यूट सुलझाएगा, नाटो सिक्योरिटी गारंटी देगा, यूनाइटेड नेशन लेजिटिमेसी देगा, WHO क्राइसिस मैनेजमेंट करेगा, पेरिस एग्रीमेंट फ्यूचर प्रोटेक्ट करेगा। यानी सिस्टम पर्सनैलिटीज पर नहीं स्ट्रक्चर्स पर टिका था। लेकिन फिर एक लीडर आया जिसने रूल्स तोड़ने से पहले एक और बड़ा काम किया, उन्होंने रूल्स की अथॉरिटी को ही क्वेश्चन कर दिया। ट्रम्प का बेसिक सवाल सिंपल था, अगर रूल्स अमेरिका के लिए अनफेयर हो तो क्या उन्हें फॉलो करना लीडरशिप है या उन्हें बदलना लीडरशिप है?
यहीं से डिसरप्शन शुरू नहीं हुआ, यहीं से रीनेगोशिएशन ऑफ द सिस्टम शुरू हुआ। पहला संकेत, जब ट्रेड कॉपरेशन नहीं ल्यूरेज बन गया। कोल्ड वॉर के बाद बिलीफ था कि फ्री ट्रेड ग्लोबल स्टेबिलिटी बढ़ाता है, लेकिन ट्रंप ने ट्रेड डिफिसिट को इकोनॉमिक इम्बैलेंस नहीं, स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज माना। 22 मार्च 2018 ट्रंप्स एडमिनिस्ट्रेशन ने सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन के बाद चाइना के खिलाफ टैरिफ अनाउंस किए। 2018 टू 2019 के दौरान लगभग $360 बिलियन चाइनीज इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगाए गए। ऑफिशियल जस्टिफिकेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, स्टेट सब्सिडीज, फोर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लेकिन अंडरलाइंग मैसेज ज़्यादा स्ट्रेटेजिक था। अगर रूल्स इम्बैलेंस क्रिएट करे तो रूल्स रिवाइज किए जाएंगे। इसी लॉजिक के तहत 2018 में स्टील 25% और एल्यूमिनियम 10% टैरिफ अलाइज पर भी लगाए गए। इंडिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन अंडर सेक्शन 232 नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज। यह अनयूजुअल था क्योंकि पहली बार इकोनॉमिक फ्रिक्शन को ओपनली सिक्योरिटी लैंग्वेज में फ्रेम किया गया। उसका इम्पैक्ट ये हुआ, IMF मॉडल्स के अनुसार ट्रेड टेंशन ने ग्लोबल GDP ग्रोथ लगभग 0.2% तक रिड्यूस की। चाइना ने रिटेलिएशन में सोयाबीन और पोर्क जैसे US एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगाए। 2018 टू 2019 के दौरान US गवर्नमेंट को लगभग $28 बिलियन फार्म एड पैकेज देने पड़े। 2016 में US एवरेज टैरिफ लगभग 2.5% था। 2024 टू 2026 एस्टिमेट्स के अनुसार इफेक्टिव टैरिफ रेट लगभग 10% रेंज तक पहुंच गया, डिकेड में सबसे हाईएस्ट। एक्सपर्ट व्यू ब्रुकिंग एनालिसिस के अनुसार US ट्रेड पॉलिसी मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क से हटकर यूनिलैटरल ल्यूरेज की ओर शिफ्ट हुई। ट्रंप का आर्गुमेंट क्लियर था, अगर WTO सिस्टम कंपटीटर्स को एडवांटेज दे तो ट्रेड कोर्ट रूम में नहीं बार्गेनिंग टेबल पर तय होगा। ट्रेड से आगे जब अलाइज भी नेगोशिएशन वेरिएबल बन गए। अगर ट्रेड रूल्स रिनेगोशिएट हो सकते हैं तो सिक्योरिटी कमिटमेंट्स क्यों नहीं? यही नैरेटिव अलायंस स्ट्रक्चर तक पहुंचा। 12 जुलाई 2018 नाटो समिट ब्रुसेल्स। ट्रंप ने ओपनली डिमांड किया कि नाटो मेंबर्स डिफेंस स्पेंडिंग कम से कम 2% ऑफ GDP तक बढ़ाए। उन्होंने संकेत दिया कि US प्रोटेक्शन ऑटोमेटिक गारंटी नहीं है। कोल्ड वॉर इरा में अलायंस ट्रस्ट पर टिका था, लेकिन अब लैंग्वेज मेजरेबल कंट्रीब्यूशन पर शिफ्ट होने लगी। मेजरेबल इफेक्ट ये हुआ, 2014 में नाटो मेंबर्स एवरेज डिफेंस स्पेंडिंग लगभग 1.3% ऑफ GDP था। 2024 तक यह लगभग 1.8% GDP तक पहुंच गया। कई एनालिस्ट इसे ट्रंप प्रेशर का डायरेक्ट इफेक्ट मानते हैं। एक्सपर्ट इंटरप्रिटेशन जूरिच बेस नाटो पॉलिसी पेपर ने लिखा, ट्रांजैक्शनल लैंग्वेज अलायंस को सैक्रेड ट्रीटी से बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट जैसा दिखाने लगी। ट्रंप का रीजनिंग था, अगर US सिक्योरिटी अम्ब्रेला देता है तो पार्टनर को प्रोपोर्शनेट कॉस्ट शेयर करना चाहिए, यानी अलायंस कमिटमेंट भी कंडीशनल पैरामीटर बन गया। लेकिन असली फ्रिक्शन तब आया जब इंस्टीट्यूशन खुद नेगोशिएशन का विषय बन गए। ट्रेड और अलायंस फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन ट्रेडिशनली फिक्स माने जाते थे। ट्रंप ने इसी अजम्पशन को चैलेंज किया। उनका आर्गुमेंट था, अगर इंस्टीट्यूशन न्यूट्रलिटी गारंटी नहीं करते तो उनकी अथॉरिटी ऑटोमेटिक क्यों मानी जाए। WTO जब डिस्प्यूट सेटलमेंट पॉज हो गया 2017 टू 2020 के दौरान US ने WTO अपीलेट बॉडी जजेस की अपॉइंटमेंट ब्लॉक की। दिसंबर 2019 तक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम इफेक्टिवली पैरालाइज हो गया। हार्वर्ड केनेडी स्कूल रिसर्च के अनुसार ऐसी स्थिति बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन की इंपॉर्टेंस बढ़ाती है, जहां स्ट्रॉन्गर इकोनॉमीज फास्टर डील्स सिक्योर कर सकती है। सिग्नल क्लियर था, लीगल रिजोल्यूशन स्लो है, नेगोशिएशन फास्ट है। लेकिन ट्रेड रूल के बाद सवाल उठा, क्या ग्लोबल कमिटमेंट्स भी नेगोशिएबल हो सकते हैं? क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज ट्रेडिशनली कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी माने जाते थे, जहां लॉन्ग टर्म ग्लोबल कोऑपरेशन एक्सपेक्टेड था। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां भी कॉस्ट बेनिफिट लॉजिक अप्लाई किया। 1 जून 2017 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट एग्जिट अनाउंसमेंट। व्हाइट हाउस रोज गार्डन स्पीच में ट्रंप ने पेरिस एग्रीमेंट को US इकोनॉमी के लिए डिसएडवांटेज बताया। उनका आर्गुमेंट था, क्लाइमेट कमिटमेंट्स डिस्प्रोपोर्शनेटली US इंडस्ट्रीज को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, जबकि मेजर इमिटर्स कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल ऑब्लिगेशन रखते हैं।
पॉलिसी इम्प्लीकेशन था कि फेडरल क्लाइमेट रेगुलेशन रोल बैक किया गया, फॉसिल फ्यूल सेक्टर में एक्सपेंशन सपोर्ट किए गए, एनडीसी कमिटमेंट्स विड्रॉ की गई। इस डिसीजन ने क्लाइमेट कॉपरेशन की लैंग्वेज सटली बदल दी। अब यह सिर्फ इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहा, बल्कि कम्पिटिटिव कैलकुलेशन भी बन गया। मैसेज यह गया, ग्लोबल कमिटमेंट भी तभी टिकेंगे जब डोमेस्टिक इकोनॉमिक कॉस्ट एक्सेप्टेबल लगे, और जब कॉपरेशन कल्चर और एजुकेशन तक पहुंचे तब डिबेट और सेंसिटिव हो गई। कुछ इंस्टीट्यूशंस ट्रेडिशनली जियोपॉलिटिक्स से ऊपर माने जाते थे, जैसे एजुकेशन, साइंस और कल्चर कॉपरेशन प्लेटफॉर्म, लेकिन यहाँ भी न्यूट्रलिटी क्वेश्चन होने लगी। 2017 यूनेस्को विड्रॉल अनाउंसमेंट। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूनेस्को को पॉलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी बताया। की क्रिटिसिज्म था एंटी इजराइल बायस और इनएफिशिएंट गवर्नेंस। 2025 सेकंड टर्म पोजीशन में विड्रॉल स्टांस रिएफर्म हुआ। यह सिर्फ फंडिंग इशू नहीं था, यह सिग्नल था कि सॉफ्ट पावर इंस्टीट्यूशंस भी पॉलिटिकल कंटेस्टेशन से बाहर नहीं है। जब कल्चर कोऑपरेशन भी कंटेस्टेड हो जाए तो ट्रस्ट आर्किटेक्चर धीरे धीरे वीकन होने लगता है। और फिर आया मोमेंट जब ग्लोबल क्राइसिस मैनेजमेंट भी जो पॉलिटिकल डिबेट बन गया। पैंडेमिक्स ट्रेडिशनली साइंटिफिक कोऑर्डिनेशन का इशू माने जाते थे, लेकिन कोविड-19 ने गवर्नेंस स्ट्रक्चर पर भी सवाल खड़े कर दिए। 2020 WHO फंडिंग फ्रीज। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने WHO रिस्पांस की ट्रांसपेरेंसी और चाइना रिलेटेड हैंडलिंग पर क्रिटिसिज्म किया। फंडिंग सस्पेंड की गई, विड्रॉल प्रोसेस इनिशिएट किया गया। ट्रंप का आर्गुमेंट था, अगर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस टाइमली अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं कर सकता तो नेशनल डिसीजन मेकिंग अधिक रिलायबल है। इस स्टेप ने ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस को टेक्निकली इशू से सोवरेनिटी डिबेट में शिफ्ट कर दिया। अब सवाल सिर्फ वायरस रिस्पांस का नहीं था, कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी था। जब लेजिटिमेसी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भी स्क्रूटिनी में आया, यानी यूनाइटेड नेशन दशकों तक ग्लोबल लेजिटिमेसी का सेंट्रल फोरम रहा, जहां रेजोल्यूशंस मोरल अथॉरिटी क्रिएट करते थे। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बार बार इसकी इफेक्टिवनेस पर सवाल उठाए। फंडिंग प्रेशर फेज 2025 रीसीजन फ्रेमवर्क में लगभग $1 बिलियन फंडिंग रोलबैक रिपोर्ट हुआ। इम्पैक्ट पड़ा यूनिसेफ पर, UNDP पर, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस पर। कई प्रोग्राम रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स फेस करने लगे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली स्पीचेस में रिपीटेडली इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस क्वेश्चन की गई। नैरेटिव बिल्ट हुआ, इंस्टीट्यूशन रिजोल्यूशन पास करते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वीक रहता है। इस रेटोरिक ने एक बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट क्रिएट किया। ग्लोबल लेजिटिमेसी ऑटोमेटिक नहीं है, उसकी क्रेडिबिलिटी भी कंटेस्ट हो सकती है। इंस्टीट्यूशन के बाद अगला सवाल, बॉर्डर्स कौन कंट्रोल करेगा? अगर ट्रेड रूल फ्लेक्सिबल है, अगर अलायंसेस कंडीशनल है, तो माइग्रेशन पॉलिसी भी सोवरेनिटी का हिस्सा बनेगी। 27 जनवरी 2017 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13769 ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन मल्टीपल कंट्रीज। रिफ्यूजी एडमिशंस टेम्पररीली सस्पेंड किए गए। पॉलिसी फ्रेमिंग, इमाइग्रेशन ह्यूमैनिटेरियन डिबेट नहीं, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है। 2025 पॉलिसी रिव्यू ऑर्डर में डिपार्टमेंट को स्क्रीनिंग स्टैंडर्ड रीएडजस्ट करने को कहा गया। यह लैंग्वेज ग्लोबल डिस्कोर्स में भी दिखाई दी। यूरोप सहित कई रीजन में सोवरेनिटी फोकस माइग्रेशन पॉलिटिक्स स्ट्रॉन्गर हुई। माइग्रेशन लेबर इशू से आइडेंटिटी इशू बन गया। डिप्लोमेसी भी बदल गई, स्लो नेगोशिएशन से डायरेक्ट स्पेक्टेकल। ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी लेयर्ड होती है, एक्सपर्ट, कमिटी, ड्राफ्ट, कंसेंसस। लेकिन ट्रंप इरा में लीडर लेवल डिप्लोमेसी प्रोमिनेंट हुई। 12 जून 2018 सिंगापुर समिट, ट्रंप किम जोंग उन मीटिंग। 27 फेब 2019 हनोई समिट, हाईली विजुअल एंगेजमेंट, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स, मीडिया सेंट्रिक मैसेजिंग। अर्बटाउ इंस्टीट्यूट स्कॉलर नटालिया स्वेतकोवा लिखती है, इनफॉर्मल डिप्लोमेसी पर्सनल कंट्रोल बढ़ाती है लेकिन इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी कमजोर कर सकती है। इस स्टाइल ने डिप्लोमेसी को डेलिबरेटिव प्रोसेस से फास्ट मूविंग पॉलिटिकल थिएटर में बदल दिया। इन शॉर्ट, डिसरप्शन पॉलिसी चेंज से ज़्यादा पैटर्न चेंज था। ट्रंप हर इंस्टीट्यूशन से परमानेंटली बाहर नहीं निकले, लेकिन उन्होंने एक नया प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया। पार्टिसिपेशन अनकंडीशनल नहीं है। अगर रूल कॉस्टली लगे, रीनेगोशिएट करो। अगर कमिटमेंट्स अनइक्वल लगे, रिवाइज करो। अगर इंस्टीट्यूशन बायस लगे, चैलेंज करो। इस अप्रोच ने ग्लोबल सिस्टम को खत्म नहीं किया, लेकिन उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी
कम कर दी। रूल्स फिक्स नहीं है, फ्रेमवर्क स्टेबल नहीं रहा, सर्टेनिटी रिड्यूस हो गई। ट्रंप ने ग्लोबल ऑर्डर को डिस्ट्रॉय नहीं किया, उन्होंने उसकी परमानेंस को चैलेंज किया। उन्होंने यह आइडिया इंट्रोड्यूस किया कि एग्रीमेंट फाइनल नहीं होते, अलायंस परमानेंट नहीं होते, इंस्टीट्यूशन अनक्वेश्चनेबल नहीं होते, और शायद यही रीज़न है कि कई स्कॉलर उन्हें मॉडर्न इरा का सबसे कंसिक्वेंशियल डिसरप्टर मानते हैं, क्योंकि उन्होंने सिस्टम को बाहर से नहीं अंदर से रिनेगोशिएट करना शुरू किया। लेकिन जब रूल्स बार बार रिनेगोशिएट होने लगते हैं तो धीरे धीरे सिस्टम की साइकोलॉजी बदलने लगती है। पहले इंस्टीट्यूशंस स्टेबिलिटी की गारंटी माने जाते थे, अब वे नेगोशिएशन के स्टार्टिंग पॉइंट बनने लगे। यही सटल शिफ्ट हुआ, फोकस रूल को फॉलो करने से हटकर एडवांटेज डिफाइन करने पर आने लगा। और जब डिसीजन मेकिंग का सेंटर रूल से इंटरेस्ट की तरफ शिफ्ट होता है तो चेंज तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन सिस्टम की डायरेक्शन बदल जाती है। इसी बदली हुई डायरेक्शन का अगला चरण 2025 के बाद दिखता है, जहां डिबेट सिर्फ इंस्टीट्यूशन पर नहीं रहती बल्कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सप्लाई चेन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंच जाती है। यानी सिस्टम कोलैप्स नहीं करता, धीरे धीरे इवॉल्व करने लगता है। ट्रम्प 2.0 फ्रॉम डिसरप्शन टू सिस्टम रीडिज़ाइन। हिस्ट्री में वर्ल्ड ऑर्डर अचानक नहीं बदलते, वे धीरे धीरे डायरेक्शन बदलते हैं। पहले लैंग्वेज बदलती है, फिर प्रायोरिटीज़, फिर इंस्टीट्यूशन की रिलीवेंस कम होने लगती है, और एक समय आता है जब सिस्टम टेक्निकली वही रहता है लेकिन उसकी स्पिरिट बदल चुकी होती है। 20 जनवरी 2025 डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार व्हाइट हाउस में प्रवेश करते हैं, लेकिन इस बार कंटेक्स्ट अलग है। 2070 में ग्लोबलाइजेशन रिलेटिवली स्टेबल था। 2025 तक वर्ल्ड ऑलरेडी फ्रैगमेंटेड सिग्नल दिखा रहा था। सप्लाई चेन पैंडेमिक के बाद फ्रेजाइल हो चुकी थी। चाइना टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटिटर बन चुका था। यूरोप स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा था। इंडिया इमर्जिंग पावर के रूप में दिखने लगा था। यानी सिस्टम पहले से ही ट्रांजिशन में था। ट्रंप ने इस ट्रांजिशन को स्लो करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उसे एक्सेलरेट करने का प्रयास किया, और उस एक्सेलरेशन की शुरुआत ट्रेड से की, क्योंकि ट्रंप की वर्ल्ड व्यू में इकोनॉमिक पावर ही रियल पावर है। उनका आर्गुमेंट सिंपल था, अगर सप्लाई चेन दूसरे देशों पर डिपेंड हो तो स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस इम्पॉसिबल है। इसलिए जैन टू मार्च 2025 के शुरुआती पॉलिसी सिग्नल्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर फोकस करते हैं। स्टील, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस इनपुट्स, इन सेक्टर को सिर्फ इकोनॉमिक नहीं स्ट्रैटेजिक कैटेगरी में रखा गया। यह शिफ्ट सटल था, लेकिन यही नैरेटिव से डायरेक्शन बदलना शुरू होता है। अब ट्रेड ग्रोथ का टूल नहीं, सिक्योरिटी टूल बन रहा था। यही लॉजिक अगले कदम की फाउंडेशन बनता है। और फिर आता है 2 अप्रैल 2025 व्हाइट हाउस रोज गार्डन। ट्रंप डिक्लेयर करते हैं लिबरेशन डे। 10% यूनिवर्सल टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स, कुछ पार्टनर्स पर हाई रेसिप्रोकल टैरिफ। यह अचानक डिसीजन नहीं था, यह जैन टू मार्च पॉलिसी लैंग्वेज का एक्सटेंशन था। अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन सिक्योरिटी है तो इंपोर्ट्स वल्नरेबिलिटी बन जाते हैं। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ट्रेड एक्सपर्ट्स नोट करते हैं ये टैरिफ जंप नियरली सेंचुरी में सबसे बड़ा था। इस मोमेंट पर वर्ल्ड रियलाइज करता है कि पॉलिसी एडजस्टमेंट नहीं, पॉलिसी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब ग्लोबल ट्रेड ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन प्रोसेस नहीं रहेगा, बल्कि नेगोशिएटेड एक्सेस सिस्टम बन सकता है। लेकिन टैरिफ केवल टैक्स नहीं होते, सिग्नल भी होते हैं। लिबरेशन डे के बाद मार्केट रिएक्ट करते हैं, लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बोर्ड रूम में होता है। कंपनी सडनली रिस्क कैलकुलेशन बदलने लगती है। अगर ट्रेड पॉलिटिकली अनसर्टन है तो प्रोडक्शन जोग्राफिकली डाइवर्सिफाई करना सेफर है। यही से फ्रेंड शोरिक लॉजिक विजिबल होने लगता है, यानी प्रोडक्शन वहाँ शिफ्ट करना जहाँ पॉलिटिकली रिलेशन स्टेबल हो। मेक्सिको, वियतनाम, इंडिया, ईस्टर्न यूरोप, ये कंट्रीज सडनली ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्कशन में प्रोमिनेंट हो जाते हैं। यानी टैरिफ पॉलिसी इनडायरेक्टली प्रोडक्शन जोग्राफी चेंज करने लगती है। और यही स्टोरी ट्रेड पॉलिसी से निकलकर ग्लोबल स्ट्रक्चर तक पहुंचती है। लेकिन सप्लाई चेन्स चेंज करने का मतलब है
पावर बैलेंस चेंज करना, क्योंकि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग मैप डिकेड में बना था, अब वह स्लोली रिड्रॉ होने लगता है। इस पॉइंट पर चाइना अनअवॉइडेबल फैक्टर बन जाता है, क्योंकि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का सेंटर चाइना ही था। जब यूएस टैरिफ चाइना इंपोर्ट को टारगेट करते हैं तो कंपटीशन ट्रेड डिस्प्यूट से आगे बढ़ जाता है। अब इशू सिर्फ प्राइसेस नहीं, टेक्नोलॉजी लीडरशिप बन जाता है। सेमीकंडक्टर्स, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ये सेक्टर्स नेशनल सिक्योरिटी लैंग्वेज में डिस्कस होने लगते हैं। पॉलिसी एनालिसिस से ग्रेट पावर कंपटीशन 2.0 कहते हैं। कोल्ड वॉर आइडियोलॉजी पर था, न्यू कंपटीशन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड पर है। यानी इकोनॉमिक नेशनलिज्म धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल राइवली में कन्वर्ट हो रहा है। टेक्नोलॉजी कंपटीशन अलायंसेस को भी चेंज करता है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी अकेले डेवलप करना डिफिकल्ट है। इसलिए कोऑपरेशन डिसअपीयर नहीं होती, लेकिन उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। लार्ज मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क स्लो लगने लगते हैं, उनकी जगह इशू स्पेसिफिक पार्टनरशिप उभरने लगती है। एआई स्टैंडर्ड्स एक ग्रुप में डिस्कस होते हैं, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन दूसरे ग्रुप में, सिक्योरिटी कोऑपरेशन तीसरे फ्रेमवर्क में। यानी अलायंस परमानेंट कमिटमेंट से शिफ्ट होकर फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट बनते हैं। यह शिफ्ट अचानक नहीं, यह टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन का लॉजिकल एक्सटेंशन है, लेकिन हर स्ट्रक्चरल चेंज रेजिस्टेंस भी क्रिएट करता है। 2025 में यूएस कोर्ट्स कुछ टैरिफ पर लीगल क्वेश्चन उठाते हैं। ये दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी ट्रांजिशन प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिबेट पॉलिसी डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करती, बल्कि उसे रिफाइन करती है। बिजनेस सर्वे शो करते हैं कि कंपनीज टैरिफ को टेम्पररी शॉक नहीं, लॉन्ग टर्म रियलिटी मानने लगती है। यानी अनसर्टेनिटी इटसेल्फ न्यू स्टेबिलिटी बन जाती है और धीरे धीरे एक पैटर्न विजिबल होने लगता है। कंट्रीज सिंगल ब्लॉक चूज नहीं कर रही है। इंडिया यूएस के साथ डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाता है, लेकिन चाइना के साथ ट्रेड मेंटेन करता है। यूरोपियन यूनियन यूएस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में रहता है, लेकिन टेक्नोलॉजी रेगुलेशन इंडिपेंडेंट डिजाइन करता है। आसियान इकोनॉमी चाइना मैन्युफैक्चरिंग लिंक्स मेंटेन करते हैं, लेकिन यूएस स्ट्रेटेजिक रिलेशंस डीपन करते हैं। यह बिहेवियर रैंडम नहीं है, यह एडेप्टिव स्ट्रेटजी है मल्टीपोलर इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए। यानी कंट्रीज फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना चाहती है, और यही नैरेटिव एक लार्जर क्वेश्चन तक पहुंचता है। पोस्ट 1945 लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर रूल्स पर बेस्ड था। WTO, UN, ग्लोबल एग्रीमेंट, ये इंस्टीट्यूशंस प्रेडिक्टेबिलिटी क्रिएट करते थे। ट्रम्प 2.0 अप्रोच प्रेडिक्टेबिलिटी रिड्यूस करती है, लेकिन बार्गेनिंग पावर इंक्रीज करती है। रूल्स लेस रिजिड हो जाते हैं, अलायंसेस लेस परमानेंट हो जाते हैं, कोऑपरेशन मोर सिलेक्टिव हो जाती है। कुछ एक्सपर्ट्स इसे फ्रैगमेंटेशन कहते हैं, कुछ इसे प्रैग्मेटिक एडेप्टेशन कहते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल शिफ्ट विजिबल है। इन शॉर्ट, ट्रम्प ग्लोबल ऑर्डर डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, लेकिन उसके ऑपरेटिव लॉजिक को चैलेंज कर रहे हैं। अगर ट्रेड लीवरेज बन जाता है, टेक्नोलॉजी कंपटीशन स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी बन जाती है, अलायंसेस फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, तो सिस्टम सेम दिखते हुए भी फंडामेंटली डिफरेंट हो सकता है। और शायद 21st सेंचुरी जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सस्पेंस यही है। क्या फ्यूचर वर्ल्ड यूनिवर्सल रूल पर चलेगा या नेगोशिएटेड इन्फ्लुएंस जोन पर? क्योंकि जब सिस्टम रूल से डील्स की तरफ शिफ्ट होता है, तब पावर ओपनली दिखाई नहीं देती, लेकिन क्वाइटली सिस्टम शेप करने लगती है। लेकिन हर सिस्टम की स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स तुरंत समझ में नहीं आती। जब पॉलिसीज चेंज होती है, इंस्टीट्यूशंस एडजस्ट करते हैं और अलायंसेस नए बैलेंस खोजते हैं, तो उस मोमेंट की सिग्निफिकेंस अक्सर रियल टाइम में क्लियर नहीं होती। 2025 टू 2026 का फेज वैसा ही दिखाई देता है। सरफेस पर यह ट्रेड पॉलिसी, टैरिफ और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन की कहानी लगती है, लेकिन डीपर लेवल पर यह एक बड़े सवाल की ओर संकेत करता है। क्या हम एक टेम्पररी पॉलिसी फेज देख रहे हैं, या वर्ल्ड ऑर्डर की ओपनिंग लॉजिक धीरे धीरे बदल रही है? यही से डिबेट शुरू होती है, ट्रम्प को कैसे समझा जाए। एक ऐसा लीडर जिसने सिस्टम को डिसरप्ट किया, या ऐसा कैटलिस्ट जिसने ऑनगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेलरेट कर दिया। इतिहास अक्सर किसी भी बड़े नेता पर एक ही निष्कर्ष नहीं देता, खासकर तब जब वह नेता स्वयं इस सिस्टम के रूल्स को चुनौती देता हो। डोनाल्ड ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी अप्रोच ने स्कॉलर्स, स्ट्रेटेजिस्ट और डिप्लोमेट्स के बीच गहरी बहस पैदा की। कुछ एक्सपर्ट्स उन्हें डिसरप्टर मानते हैं, ऐसा लीडर जिसने इस्टेब्लिश ग्लोबल नॉर्म्स, अलायंसेस और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को खुलकर चैलेंज किया। नाटो फंडिंग पर दबाव, यूएस चाइना ट्रेड वॉर और पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से विड्रॉल जैसे डिसीजन ने यह संकेत दिया कि ट्रम्प ट्रेडिशनल रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी व्याख्या ट्रम्प को ट्रांसफॉर्मर के रूप में देखती है, ऐसा लीडर जिसने सिस्टम को तोड़ा नहीं
बल्कि पहले से चल रहे स्ट्रक्चरल चेंजेस को तेज कर दिया। चाइना का राइज, ग्लोबलाइजेशन के प्रति बढ़ता स्केप्टिसिज्म और वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ये ट्रेंड ट्रम्प से पहले ही शुरू हो चुके थे। पॉलिटिकल साइंटिस्ट डॉन आइकेम्बेरी ने आर्ग्यू किया कि लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर पहले से ही इनइक्वालिटी और शिफ्टिंग पावर बैलेंस के कारण प्रेशर में था। स्ट्रेटेजिस्ट रिचर्ड हास के अनुसार दुनिया पहले ही फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ रही थी। लीडरशिप चेंज ने केवल इस प्रोसेस को विजिबल बनाया। इस नजरिए से देखा जाए तो ट्रम्प एक एनोमली नहीं बल्कि एक कैटलिस्ट दिखाई देते हैं। वर्ल्ड ऑर्डर कभी भी कंप्लीटली स्टैटिक नहीं रहा। यह हमेशा क्राइसिस, वॉर, टेक्नोलॉजी और लीडरशिप डिसीजन के कॉम्बिनेशन से इवॉल्व होता है। ट्रम्प की प्रेसिडेंसी ने एक फंडामेंटल क्वेश्चन उठाया, क्या ग्लोबल स्टेबिलिटी रूल्स से मेंटेन होती है या पावरफुल स्टेट की विलिंगनेस से कि वे रूल को फॉलो करें। दशकों तक यूनाइटेड स्टेट्स खुद को गार्डियन ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन के रूप में प्रस्तुत करता रहा, लेकिन ट्रम्प ने ओपनली पूछा, क्या एग्जिस्टिंग सिस्टम अभी भी अमेरिका के इंटरेस्ट को सर्व करता है। इस सवाल ने अलाइज और राइवल दोनों को मजबूर किया कि वे अपने लॉन्ग स्टैंडिंग अजम्पशन पर पुनर्विचार करें। इतिहास ट्रम्प को डिसरप्टर माने या ट्रांसफॉर्मर, यह डिबेट अभी जारी है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, ग्लोबल ऑर्डर परमानेंट नहीं होता, ये इवॉल्व होता है, कभी धीरे कभी अचानक। जब लीडरशिप चॉइसेस और पावर शिफ्ट्स एक साथ इंटरसेक्ट करते हैं, और कभी कभी एक प्रेसिडेंसी ही ये दिखाने के लिए काफ़ी होती है सबसे इस्टेब्लिश सिस्टम भी इतना फ्रेजाइल हो सकता है।